गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें पेट्रोमाइजोन की आंतरिक संरचना को स्टार्ट किया था। पेट्रोमाइजोन की आंतरिक संरचना को स्टार्ट किया था और हमने ये जाना था कि पेट्रोमाइजोन की आंतरिक संरचना के अंदर परिसंचरण तंत्र, उसकी त्वचा, उसमें गमन किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानकारी ली थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन पेट्रोमाइजन में किस प्रकार से होता है इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। देखो, पेट्रोमाइजन में सामान्य तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह वृक्क द्वारा होती है। तो इसमें वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है, वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है। और वृक्क द्वारा जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि वृक्क होते हैं वह पृष्ठ भित्ति में एक लंबी पटलिका रूपी संरचना में, पृष्ठ भाग में एक लंबी संरचना के रूप में, एक लंबी संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। एक लंबी संरचना के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और यह सामान्यतः जो मूत्र जनन नलिकाएं होती है उनसे मूत्र को एकत्रित करके उसे जनन कोत्र में डालते हैं, जहां से यह शरीर से बाहर क्या होता है, त्याग दिया जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं होती है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा है वह रहा है जनन। देखिए, लास्ट टॉपिक है जनन क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि पेट्रोमाइजन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं वापस आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूं कि पेट्रोमाइजन में जनन क्या है। देखिए, पेट्रोमाइजन का जनन एक बड़ा विचित्र जनन होता है। क्यों? क्योंकि यह अपने जीवन काल में, यह अपने जीवन काल में एक बार ही जनन करती है। और देखिए, एक बार ही जीवन काल में या क्या करती है, जनन करती है। अब जनन प्रक्रिया में क्या होता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अपन अब जनन को डीपली पढ़ लेते हैं कि हम जानते हैं कि पेट्रोमाइजन अलवणीय और लवणीय दोनों जलों में पाई जाती है। जब जनन का मौसम आता है, प्रजनन का मौसम आता है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जोड़ा बनाते हैं। अर्थात जोड़े बनाने का मतलब क्या है, नर और मादा एक दूसरे की तलाश करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और देखिए, जब जनन का मौसम आता है, नर मादा एक दूसरे के पास आते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों भोजन करना बंद कर देते हैं। अब जब भोजन करना बंद कर देते हैं तो कुछ कंडीशन में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनकी आहार नाल जो होती है वो लुप्त हो जाती है। अब देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इनकी आहार नाल बंद हो जाती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके लिंग पृथक होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग अलग अलग जंतुओं पर, नोट डाउन करते रहना, अलग अलग जंतुओं पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट विशेषता क्या है, यह जनन काल में भोजन करना बंद कर देती है, मीन्स नर और मादा दोनों। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि इनकी आहार नाल लुप्त हो जाती है। अब देखिए, इनकी आहार नाल क्या हो गई, लुप्त हो गई। अब ये क्या है, जैसे ही प्रजनन काल आता है उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ऊंचे स्थानों की ओर, अर्थात जहां लवणीय जल से अलवणीय जल की ओर या नदी के निचले तट से ऊपरी तट की ओर, अर्थात ऊंचले किनारे की ओर ये क्या करती है, नर और मादा क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनन काल में
जनन काल में नर एवं मादा, मैं एक ही लेके चल रहा हूं, लवणीय जल से अलवणीय जल के अलवणीय जल के ऊंचे स्थानों की ओर गति करती है। ऊंचे स्थानों की ओर क्या करती है? यह गति करते हैं। और अब ये ऊंचे स्थानों पर जो गति होती है यह लगभग हजारों किलोमीटर की होती है। अब हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान नर और मादा दोनों बिना खाए रहते हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता आती है कि जैसे ही ये ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हैं, यह अपने चूसक कीप, जो चूसक कीप क्या था? मुख के पास इतनी संरचना थी जिससे ये क्या करते थे? किसी स्थान पर चिपक सकते थे। ये चूसक कीप की सहायता से बार बार पत्थरों को उठाकर अर्थात जो पत्थर अलग अलग स्थानों पर पड़े हैं, ये पत्थर अलग अलग स्थानों पर पड़े हैं, ये क्या करती है? मादा और नर इन पत्थरों को उठाकर एक निश्चित गोलाकार आकृति में व्यवस्थित करते हैं। इस गोलाकार आकृति में व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? कि इससे इनके घोंसले का निर्माण हो सके। अब इनका जो घोंसला होता है वो कैसा होगा? पत्थर। अब ये चूसक कीप की सहायता से, अपने चूसक कीप की सहायता से इन पत्थरों को इस प्रकार एकत्रित करते हैं कि इनसे पत्थरों का एक घोंसला बन जाए। अब इस घोंसले के अंदर ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस घोंसले में सदैव ताजा जल है वो हमेशा प्रवेश करे और वापस क्या हो? बाहर निकले। अब प्रवेश करना और बाहर निकलने की प्रचुर व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि घोंसला ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है वहां ताकि जल है वो उस घोंसले में तेज गति से प्रवेश ना करे। अगर तेज गति से प्रवेश करेगा तो हम जानते हैं कि जल के रास्ते में जो भी वस्तु आती है वह उसके साथ बह जाती है। अगर जल तेज गति से आ रहा है तो उस कंडीशन में ये पत्थर भी जल के साथ बह जाएंगे और जो मादा अंडे देगी वो भी उसके साथ बह जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस घोंसले में ये ध्यान रखा जाता है कि जल हमेशा निरंतर एक गति से आता रहे और वापस निकलता रहे। अब जल आने का बेनिफिट क्या हो? ताकि जो अंडे के अंदर जो लार्वा वृद्धि कर रहा है उसको हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। अब ये दो तो बन गए गेट। अब तीसरा जो मुख्य गेट होता है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ये गेट किसके लिए बनाया जाता है? ये प्रवेश द्वार बनाया जाता है नर और मादा दोनों के अंदर जाने के लिए। अब क्या होगा? जैसे ही मादा सबसे पहले क्या करेगी? किसी अपने जो जनन जो छिद्र है वहां पर क्या होगा? उस घोंसले के अंदर डाल के अपने बक्कल फनल की, क्योंकि देखिए मादा अगर जल में खड़ी है तो हो सकता है वो जल की सहायता से हिलती रहेगी, तो ये अपने जो बक्कल फनल चूसक कीप है उसकी सहायता से क्या होगी? जमीन से चिपक जाएगी और अपने जो जनन जो छिद्र होते हैं उनको क्या करेगी? घोंसलों के भीतर की ओर डाल देगी। अब नर क्या करेगा? ठीक मादा के ऊपर चिपक जाएगा और अपने भी जो मैथुनांग है उसको क्या करेगा? घोंसले के अंदर डाल देगा। फिर क्या करते हैं? दोनों प्रजनन नृत्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे को हिलाते हैं, अर्थात अंडों के लिए एक दूसरे को हिलाते हैं। अब जब हिलने की प्रक्रिया होती है तो एक समय पर क्या आता है कि मादा पहले अंडे देगी, नर ठीक उसी समय क्या करेगा? अपने शुक्राणुओं को, अपने जो वीर्य है उनको उस मादा के ऊपर, अंडाणुओं के ऊपर डाल देगा और जिससे क्या होगा? मैथुन क्रिया पूर्ण हो जाएगी और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन कैसा है? इनमें ये ध्यान रखना, निषेचन ये बाह्य होता है। और एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि मादा एक बार में अधिकतम 2,34,000 अंडे देती है। ये एक साइंटिस्ट की खोज की हुई है कि मादा एक बार में 2,34,000 अंडे देती है, अर्थात इनके अंडों की संख्या कितनी ज्यादा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ये अंडे आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब जब छोटे अंडे हैं तो इसका मतलब वो आराम से उस घोंसले में रह सकते हैं। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या अपन ने पढ़ा अभी। तो जैसे ही ऊंचे स्थानों पर गए तो मादा क्या करेगी? नर और मादा अपने चूसक कीप की सहायता से घोंसले का निर्माण करेंगे। अब घोंसले में निर्माण के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इस घोंसले में जल प्रवेश भी करे और निकलता रहे, लेकिन उसकी गति हमेशा एक निश्चित हो।
और उसके पश्चात इसमें जो तीसरा गेट होता है उसमें मादा अपने चूसक की सहायता से अंदर की ओर अपने जनन छिद्रों को रखेगी, नर उस मादा के ऊपर चिपक जाएगा और फिर दोनों अपने शुक्राणु और अंडाणुओं को अंदर डाल देंगे और इसे मैथुन क्रिया पूर्ण होती है। जैसे शुक्राणु अंडाणु को मिलन होगा तो निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है और निषेचन प्रक्रिया संपन्न होने से क्या होगा, हम जानते हैं निषेचन प्रक्रिया संपन्न होते ही पूरा हो जाएगा और इनमें निषेचन कैसा है, बाह्य प्रकार का। अब इसके बाद सबसे मेन पॉइंट शुरू होता है, जैसे ये प्रजनन क्रिया पूर्ण होती है, मादा ने सारे अंडे दे दिए, नर और मादा दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद क्या करता है, नर इस जो छिद्र है इसको क्या करता है, पत्थरों से पैक कर देता है, अर्थात अब इस द्वार का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही उसने मादा ने अंडे दे दिए, उसे कुछ समय बाद मादा की मौत हो जाती है। अब इस मादा की मौत के बारे में दो कथन चलते हैं। पहला तो ये कथन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब मादा प्रजनन के लिए प्रवेश करती है प्रजनन काल में, तो वो एक तो ऊंचे स्थानों की ओर जाती है, कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। इस दौरान यह मादा भोजन नहीं करती है। तो इस भोजन नहीं करने के कारण, क्योंकि परसों पीड़ा में हम जानते हैं कि जो मादा है उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस एनर्जी की काफी दिनों से खाना नहीं खाया और चूंकि उसके शरीर में जो फैट स्टोरेज है वो इसी फैट का उपयोग अपनी उस यात्रा के दौरान करती है, इसीलिए अत्यधिक भोजन नहीं करने के कारण उसकी मौत हो जाती है। जबकि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब प्रजनन काल आता है तो मादा की आहार नाल लुप्त हो जाती है। जब आहार नाल लुप्त हो जाएगी तो भोजन करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इस कंडीशन में भी उसकी मौत है। इसके लिए अलग अलग मत है। अब जैसे ही मादा की मौत हो जाती है उसके बाद नर क्या करता है कि नर भी उस घोंसले की देखभाल करता है, अर्थात जब से 5 से 10 15 दिन जितने दिन अंडे निकलेंगे, नर उस घोंसले की बार बार देखभाल करता है और इसमें वो बार बार चेक करता रहता है कि कोई अंडा टूट तो नहीं गया, कोई ऐसा अंडा जिसको विकास नहीं हो पाया, वो अंडा खराब है तो उस अंडों को बाहर निकाल देगा। और जैसे ही अंडों से बच्चे निकलने का समय आता है, नर उस दौरान क्या करता है, इस जो घोंसले का एक गेट होता है छोटा सा, वो खोल देता है ताकि लार्वा क्या हो, जल के साथ बाहर निकलते रहे। और जैसे ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं वो इस जल के साथ तैर के, क्योंकि हम जानते हैं कि नदी जो होती है वो लास्ट में जाके समुद्र में ही गिरती है, तो जैसे ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं वो जल के साथ तैरते 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 लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लास्ट बच्चा इस घोंसले से बाहर निकलता है उसके पश्चात नर का कार्य खत्म हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में ध्यान, इसीलिए कहता हूं कि लैंप्रे जीवन में एक बार ही जनन करती है। क्यों? क्योंकि दूसरी जैसी प्रजनन क्रिया होती है इनकी मौत हो जाती है। अब आता है इनके लार्वे का नाम। तो इनके जो लार्वा होते हैं उनको हम कहते हैं एमोसिड लार्वा। अब अपन पॉइंट एक एक नोट कर लेते हैं कि अपन ने अब क्या क्या पढ़ा। अब अपन लैंप्रे के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि जनन का भी कई बार पूछ ले तो अपन को नॉलेज होना चाहिए। और इसी के साथ ये जो पेट्रोमाइजन टॉपिक है अपना वो पूर्ण होता है, तो ध्यान रखना। अब अपन कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जनरल कि जनन काल में नर और मादा ऊंचे स्थानों की ओर गमन करते हैं, ऊंचे स्थानों की ओर गमन करते हैं एवं अपने शरीर में संग्रहित वसा को परिवर्तित करके भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहेगा। दूसरा पॉइंट है जनन काल में नर एवं मादा भोजन नहीं करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान इनकी आहार नाल लुप्त हो जाती है।
इनकी आहार नाल क्या है, लुप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आप लिखते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब जैसे ही यह मिस नर और मादा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हैं, यह अपने मुख कीप में जो शक्कर है, मुख कीप की सहायता से पत्थरों का एक घोंसला निर्मित करते हैं। पत्थरों का क्या करते हैं, एक घोंसला निर्मित करते हैं। नोट डाउन करते रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब मादा मुख कीप या बकल फनल, मुख कीप या इसको कह रहे हैं बकल फनल, मुख कीप द्वारा घोंसले में अपने जनन छिद्रों को डालकर स्थिर हो जाती है एवं नर मादा से मुख कीप द्वारा चिपक जाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात मैथुन क्रिया प्रारंभ होती है। नर और मादा क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु को घोंसले में त्याग देते हैं एवं निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। निषेचन की प्रक्रिया है वो क्या है, पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्या है, इनमें निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। और इसके बाद आप लिख लीजिएगा पॉइंट कि इसके पश्चात मादा की मौत हो जाती है, नर उन घोंसले की देखभाल करता है, जैसे उनमें से बच्चों बाहर निकलते हैं उसके पश्चात नर की भी मौत हो जाती है। अब ये तो थे इसकी विशेषताएं, और एक इसके लार्वा का नाम लिख लीजिए कि इसके जो लार्वा का नाम है वह क्या है, एमोसिट लार्वा। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसके जो लार्वा का नाम होता है वह एमोसिट लार्वा होता है। कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि पूछा हुआ भी है कि पेट्रोमाइजन के लार्वा का नाम बताइए, या ये पूछ सकते हैं कि एमोसिट लार्वा किस जीव का लार्वा होता है। तो दोनों तरीकों में भी उत्तर एक ही रहना, पेट्रोमाइजन या एमोसिट। अब है नेक्स्ट, पेट्रोमाइजन में अनुकूलन क्या है। कई बार प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोमाइजन में अनुकूलन क्या है, अर्थात ये समुद्र में रहती है तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। पेट्रोमाइजोन में
अनुकूलन। देखिए पहला जो अनुकूलन में सबसे बड़ा समान ये क्या है कि इसका शरीर बेलनाकार और कृमि समान होता है, जिससे जल है उसमें जो गतिरोध होती है, बाधा होती है, वह क्या है, कम है। क्योंकि एक तो शरीर बेलनाकार है, दूसरा कृमि के समान है और ये फुर्ती से तैरती है, इसीलिए जल में क्या होता है, गतिरोध कम होता है। और जब जल में तैरने में बाधा कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह तेजी से तैर सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसका शरीर बेलनाकार एवं कृमि के समान होता है, जो जल में कम गतिरोध उत्पन्न करता है। अब इसमें आगे लिख लीजिएगा, इससे ये क्या है, तेजी से तैर सकती है। दूसरा, इसकी त्वचा जो होती है वह चिकनी और लसलसी होती है, वह भी पानी में जो प्रतिरोध होती है, क्योंकि जब फिसलन होती है तो उसमें क्या होता है, जो गतिरोध है, जो बाधा होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट है, इसकी त्वचा चिकनी एवं लसलसी होती है, जो जल में कम गतिरोध उत्पन्न करती है। तो ये इसकी सेकंड सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरा है, यह अपने जो बकल फनल है उसकी सहायता से किसी भी जीव से आसानी से चिपक सकती है। दूसरा, अपने दांतों से को उस जीव के शरीर में चिपकाकर उसमें डालकर उससे क्या होता है, भोजन आसानी से प्राप्त कर लेती है। तो ये भी इसकी एक अच्छी अनुकूल विशेषता है, क्योंकि इसमें जो बकल फनल होता है उसकी सहायता से किसी भी जीव में से चिपक सकती है। तो थर्ड विशेषता है, बकल फनल की सहायता से, मुख्य कीप कह रहे हैं, बकल फनल की सहायता से यह किसी भी जीव से चिपक सकती है एवं अपने दांत से उनके मुख में छिद्र बनाकर उनसे आसानी से भोजन प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो आकार होता है, ये तो बेलनाकार है, बेलन के आकार की होती है, इसीलिए यह पत्थरों में या दूसरे कीटों के घोंसले में आसानी से छुप जाती है, जिससे क्या हो, ये कई बार दिखाई भी नहीं देती। तो ये भी इसकी अनुकूलन विशेषताएं हैं। यह सामान्यतः आकार के कारण पत्थरों में छिपकर अपनी सुरक्षा करती है। तो ये इसकी अनुकूलन की विशेषताएं। दूसरा, नेक्स्ट जो विशेषताएं सबसे बड़ी, कि हमने पढ़ा था कि इनकी नेत्रों के ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। तो ये भी इनकी एक अनुकूलन की विशेषता है। आप लिख लीजिएगा कि इनकी नेत्रों के ऊपर एक पतली झिल्ली का, निमेषक झिल्ली का आवरण होता है। उससे बेनिफिट क्या है, क्योंकि इनमें पलक का अभाव होता है और हम जानते हैं कि इनकी आंखें पानी में खोल पाना संभव नहीं है। ये पतली झिल्ली क्या करती है कि इनको देखने में सुविधा करती है। दूसरा, इसमें विभिन्न प्रकार की वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, जो अंधेरे में भी देखने में फायदा करती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।